दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इसको चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करेंगे बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, स्टॉक पिकिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसमें टाइमली एग्जिट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी कंपनीज हैं जो कई सालों तक कई ग्रोथ यानी कई गुना ग्रोथ देती है, लेकिन उसके बाद में जब स्टॉक गिरते हैं तो कई सालों तक स्टॉक नहीं चलते हैं। काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं, काफ़ी लोग ब्रेकडाउन पे स्टॉक बेच नहीं पाते हैं, काफ़ी लोग छोटे लॉसेस को बुक नहीं करते हैं, उस वजह से काफ़ी बड़े लॉसेस में बैठते हैं। जैसे ईज माई ट्रिप का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और भी कुछ कंपनीज़ हैं, एमटार जैसे हमने देखा था कौन कौन सी कंपनीज़ है जिसमें अच्छी ग्रोथ बनी, ग्रोथ के बाद में स्टॉक्स में नेगेटिव रिवर्सल हुआ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे में क्या करते हैं लोग, जो मेरी राय है पर्सनली, कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है, स्मॉल कैप को खरीदने की जगह स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। अगर मिड कैप और लार्ज कैप के लिए आप डायरेक्टली जाना चाहोगे तो वो ठीक है, उसमें इतनी कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन स्मॉल कैप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसमें फंड्स का सहारा लेना काफ़ी ज़रूरी है। लार्ज एंड मिड कैप में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मिड कैप में भी देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन लार्ज में तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो डेटा उसी बात को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल डेटा है इकोनॉमिक टाइम्स का, और इसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि बताने की कोशिश है कि 2026 सो फार यानी अभी तक बेंचमार्क को यानी स्मॉल कैप इंडेक्स को, जो हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना स्मॉल कैप इंडेक्स कितना बढ़ा कितना गिरा, उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से 37 कंपनीज ही आउट परफॉर्म कर पा रही है अपने बेंचमार्क को। ये लोएस्ट है 8 साल का, यानी 100 में से 37 कंपनीज ही चल रही है, बाकी जो स्टॉक्स है ना वो सभी नीचे हैं। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितनी है, कम है। जबकि बात करें लार्ज कैप्स में, तो लार्ज कैप्स में डेटा अपोजिट है, 65% लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर पा रहे अपने बेंचमार्क को, जो हाईएस्ट है 8 साल में। इसका मतलब लार्ज कैप में चांसेस ज़्यादा है रिटर्न्स बनने के। रिटर्न्स कहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, स्मॉल कैप में, बट चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, लार्ज कैप्स में। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चेक करिए कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी स्मॉल कैप में जो जो कंपनीज निकल के आती है, जैसे मान लो कुछ कंपनीज होती है कम स्टॉक्स रखते हैं पोर्टफोलियोज के अंदर, तो उसमें स्विच करना आसान है, उसको बेचना आसान है, उसको खरीदना आसान है। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपके सामने कि आप स्मॉल कैप में फंड इन्वेस्टिंग करना चाहोगे या फिर डायरेक्टली निवेश करना चाहोगे। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले, चेक करते हैं। एंजल वन 5% ऊपर है। एंजल वन आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर्स कैसे गए, फिर आपको कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, न्यूज़ है जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए या नेगेटिव है, उसको चेक करना होगा। तो एक नेगेटिव न्यूज़ हमने ये देखी थी कि एमडीआर लगेगा यूपीआई के ऊपर, और जो ब्रोकर्स को इफेक्ट करेगा नेगेटिवली। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। साथ में हमने ये देखा कि क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे थे, ईपीएस बीट था 7% के साथ में, रेवेन्यू बीट था 5% के साथ में। पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी कंपनी डिसेंटली परफॉर्म कर रही है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा बहुत अच्छी तेज़ी है, क्योंकि डबल डिजिट के साथ में बीट होता तो हम ये बोलते हैं, बट बीट बाय 7%, 5% ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ में हम ये देखते हैं कि स्टॉक अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है। टेक्निकली आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है, जिसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। हमने ये स्विंग देखा, हमने ये स्विंग देखा, फिर हमने ये स्विंग देखा, इसको रेसिस्टेंस मान के, तो ये काफ़ी सारे स्विंग्स हमको देखने को मिले। उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट किया बट अपने रेसिस्टेंस तक नहीं पहुंचा, और स्टॉक अब कहाँ पे है, स्टॉक अभी उसी लाइन पर आ चुका है जो सपोर्ट बनी थी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये रेसिस्टेंस थी, अभी फिलहाल सपोर्ट बनी है और यहीं से बाइंग हुई है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता है, स्टॉक सस्टेन करता है, तो हाई चांसेस होते हैं ऐसे में रिवर्सल के, स्विंग के। ठीक है, ऐसे कुछ स्विंग्स हमने पहले भी देखे वीकली चार्ट बेसिस पे। तो ये स्विंग अगर निकलता है तो 20% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डिसेंट कंपनी है जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ कोई गजब की नहीं है, लेकिन जहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके लिए वैल्यूएशन भी आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। फिर वो कंपनी अगर आपको देखनी है तो आपको ग्रो के ऊपर फोकस करना होगा। ग्रो का स्टॉक आज 3-4% ऊपर था, ब्रोकिंग कंपनीज में बाइंग हुई है। एक नेगेटिव न्यूज़ इसके अंदर भी आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि ब्लॉक डील अलर्ट है रिबिट कैपिटल। हो सकता है ये ऑफलोड करे
1.6% स्टेक ग्रो के अंदर, जो कि 1914 करोड़ रुपीस का है। आसान भाषा में बताऊं तो ये जो डील है ना, ये कल हो सकती है, चांसेस आर वेरी हाई, गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस हाई है। अब ये रिबिट जो कंपनी है ना, ये पुराना इन्वेस्टर है, अर्ली इन्वेस्टर है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2026 31 मार्च, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो एंड था, इसके अंदर 6.9% का स्टेक था। अब इसमें से 1.6% का स्टेक बेचने की तैयारी है। तो अभी भी कंपनी के पास में होगा तकरीबन 4%, लेकिन अभी 1.6% अगर बिकता है तो स्टॉक पे हो सकता है थोड़ा प्रेशर आए, लेकिन ज़्यादा कुछ खास प्रेशर आएगा नहीं, क्योंकि ये जो अमाउंट है एब्जॉर्ब हो जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है, और ग्रो जो कंपनी है काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक न्यूज़ है जो मैंने आपको बताना चाहा। साथ में आप इसमें नोटिस करिए, जून में ईपीएस बीट बाय 8%, यहाँ पे 3%, रेवेन्यू थोड़ा सा ओके ओके देखने को मिला है। सो अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे भी चार्ट काफ़ी अच्छा है, स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आ चुका है। एंजल वन की बात करें तो वो भी अपने सपोर्ट पे आ चुका है, और ये अगर असिस्टेंस आता है तो 17% का गैप था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। अब ये गैप कम हो चुका है क्योंकि आज स्टॉक चला है, तो अभी का मैं गैप आपको दिखाऊं तो 11% का बचा है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर लीडर के बेसिस पे, तो भी वो सपोर्ट पे खरीदेगा। अगर कोई स्विंग की तैयारी कर रहा है तो वो सपोर्ट से ब्रेकआउट को देखेगा। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है तो वो भी सपोर्ट पे देखेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि कंपनी अच्छी हो, नंबर्स अच्छे हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स आने के चांसेस हो, तो वो सब चीज़ें आपको इन दोनों कंपनीज में देखने को मिल जाती है। एंजल वन में वैल्यूएशन कम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है। एंजल वन की बात करें तो वहाँ पे अच्छे नंबर्स आने के चांसेस कम है, और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर एंजल ने आउट परफॉर्म कर दिया, गलती से अच्छे नंबर्स दे दिए, तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आएगी। और ग्रो ने अगर जो उम्मीद है वैसा नहीं किया तो ग्रो में फिर वो आपको डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वो वैल्यूएशन का खेल है। बाकी अच्छा होगा कि टेक्निकली चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो टेक्निकली दोनों में स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों इरेडा पे बात करते हैं। 4% की तेजी आज इसमें बन चुकी है। क्वेश्चन मार्क कि क्या एक नई तेजी की शुरुआत है या फिर नहीं। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे गए। तो नंबर्स तो ठीक थे, 2.47 बिलियन से प्रॉफिट बढ़ के 3.38 बिलियन हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम सेल्स पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों क्या थी, प्रॉब्लम थी रिएक्शन। जो नंबर्स आए थे उसके बाद में स्टॉक स्लाइड कर गया, यानी नीचे गिर गया 3% के साथ में, जबकि क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट गोज अप टू 36.8%। ऐसा क्यों हुआ? देखो आप नंबर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल इसका रीज़न बताया था कि अल्टीमेटली वाई एन वाई बेसिस का प्रॉफिट हम देखें तो यहाँ पे 247 करोड़ से बढ़ के 340 करोड़ हुआ था, ठीक है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि उस समय प्रॉफिट नीचे था तो आपको दिख गया। लेकिन अगले क्वार्टर में किससे कंपैरिजन होगा? अगले क्वार्टर में इससे कंपैरिजन होगा। प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि पैटर्न आपको ये बता रहा है, हो सकता है नहीं मिले यहाँ पे, लेकिन बाजार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, टेक्निकली स्टॉक जिस तरह से अभी चल रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे डी ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर आपको क्यू क्यू बेसिस पे भी डी ग्रोथ मिल सकती है। पिछले 3-4 क्वार्टर्स अगर हम देखें तो उसमें आप देख सकते हैं 500, 400, 300 ये डी ग्रोथ दिखा रहा है। ये क्यू क्यू बेसिस का डेटा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको डिटेल में समझाया था, और स्टॉक ने कुछ वैसा ही रिएक्शन भी दिया है। ब्रेकडाउन ऑलरेडी इसमें हो चुका है, एग्जिट इसमें ऑलरेडी बन चुका है, जो भी पैटर्न को देख के काम करते हैं। बट स्टिल अगर इसमें ग्रोथ आनी बाकी है तो आपको इंडिकेशन मिलेंगे ब्रेकआउट के, रिवर्सल के। ये ब्लू लाइन सबसे पहले इसको तोड़नी होगी, इसके ऊपर जाके इसको सस्टेन करना होगा, उसके बाद में फिर 34% की बातें की जाएगी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी बात करना भी बेकार है, क्योंकि देखो पहले भी इस गिरावट के दौरान 12% की तेजी यहाँ पे बन गई थी। ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं गोले में, ये 12% ऊपर था। इस समय भी इन्वेस्टर ने सोचा होगा यार अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे है। तो 10-12-15% की तेजी से कुछ होगा नहीं जब तक इसको ये ब्रेकआउट रिवर्सल नहीं मिलता है, जब तक देखने लायक नहीं है। टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी अच्छी थी, बट एक गलती के चक्कर में चीज़ें बिगड़ गई। जेंसोल को ऐसा लोन दिया और वो लोन डूब गया, तो कंपनी के फिर प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है कम होगा क्यू क्यू बेसिस पे, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करेगी, जिससे कंपनी का प्रॉफिट हर क्वार्टर में, जब तक देखो लॉसेस पूरा बुक नहीं हो जाता, जब तक आपको
यही सीन देखने को मिलेगा। और टेक्निकली आपको बता रहा है कि अगले कुछ और क्वार्टर ख़राब आने वाले हैं, तो वो सिचुएशन इसमें देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को जरूर से चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।